हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज के इस वीडियो में हम स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पढ़ेंगे, जो लिखा गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। ये उनके द्वारा लिखित एक निबंध है और यह लिया गया है कक्षा 10 के हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अध्याय 15 से। बच्चों, अब तक के वीडियो में हमने पढ़ा और जाना कि किस प्रकार द्विवेदी युग में कुछ लोगों का यह मानना था कि स्त्रियों का अपढ़ होना ही चाहिए, क्योंकि उनके पढ़े लिखे होने से घर की खुशियों का नाश हो जाता है। और उन्होंने इस पर बहुत सारे दलीलें भी दी हैं, जिनके बारे में हमने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा। उसके बाद हमने सेकेंड पार्ट में देखा कि हमारे लेखक ने बहुत सारी ऐसी विदुषियों का वर्णन किया जो अपने समय में बहुत ही ज्ञानी थी, जिसमें उन्होंने गार्गी का वर्णन किया है, रुक्मणी का वर्णन किया है, सीता का वर्णन किया है, शकुंतला का वर्णन किया है। तो इस प्रकार उन्होंने समाज के लोगों को अपने वक्तव्य से जागरूक करना चाहा है कि हमें क्या करना चाहिए, स्त्री को भी शिक्षित करना चाहिए, क्योंकि स्त्री अगर शिक्षित होगी तो घर में सभी शिक्षित होंगे, घर का विकास होगा, घर का विकास होगा तो समाज का विकास होगा, समाज के विकास से देश का विकास होगा। तो सेकेंड पार्ट में हमने यही देखा कि हमारे लेखक ने लोगों को, उस समय के लोगों को स्त्री शिक्षा के लिए किस प्रकार जागरूक किया है। चलिए अब आगे थर्ड पार्ट में देखते हैं कि आगे क्या है। स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने का ही परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा ही का परिणाम समझा जाना चाहिए। बम के गोले फेंकना, नरहत्या करना, डाके डालना, चोरियां करना, घूस लेना, ये सब यदि पढ़ने लिखने ही का परिणाम हो तो सारे कॉलेज, स्कूल और पाठशालाएं बंद हो जानी चाहिए। अब देखिए बच्चों, लेखक क्या कह रहे हैं कि अगर स्त्रियों के पढ़ने से अनर्थ होता है तो पुरुषों के पढ़ने से भी होता है, क्योंकि शिक्षा तो सभी के लिए बराबर है। पढ़ने से जितने ज्ञानी पुरुष होंगे उतनी महिलाएं भी होंगी। तो इसीलिए वह कहते हैं कि अगर ऐसे अनर्थ होते हैं विद्या पाने से, शिक्षा पाने से, तो हमें सभी स्कूल, कॉलेज, पाठशालाएं सभी क्या कर देनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए। और हमें किसी को शिक्षा प्रदान नहीं करना चाहिए, ना तो स्त्री को शिक्षित करना चाहिए, ना ही पुरुष को शिक्षित करना चाहिए। ऐसा वह इसलिए कह रहे हैं ताकि समाज के लोग उनकी बातों से जागरूक हों। आगे कह रहे हैं, परंतु विक्षिप्तों, बात व्यथियों और गृहस्थों के सिवा ऐसी दलील पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई? क्या वह यह कहती कि आर्यपुत्र सावास, बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गांधर्व विवाह करके मुकर गए। नीति, न्याय, सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं, वे मनुष्य स्वभाव का किंचित भी ज्ञान नहीं रखते। तो बच्चों, यहाँ वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जिस प्रकार राजा दुष्यंत ने शकुंतला के साथ गंधर्व विवाह किया और जब वो अपने राजपाट को लौटे तो शकुंतला को वो वहीं छोड़ गए थे और कुछ दिनों के बाद वह उन्हें भूल भी गए। उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि शकुंतला कौन है। तो बच्चों, हमने फर्स्ट पार्ट में भी शकुंतला के बारे में पढ़ा था, शकुंतला और राजा दुष्यंत के बारे में। कुछ लोग कह रहे थे कि शकुंतला अगर पढ़ी लिखी ना होती वो राजा दुष्यंत को कटु वाक्य नहीं कहती। अब बताइए कि शकुंतला के साथ जो अन्याय राजा दुष्यंत ने किया, उसके लिए वो कटु वाक्य सही थे या नहीं? राजा दुष्यंत ने उनसे गंधर्व विवाह किया और गंधर्व विवाह करने के बाद जब वो अपने राज्य को वापस लौटे और कुछ समय बाद तो वो शकुंतला को भूल ही गए, उन्हें याद ही नहीं रहा कि शकुंतला उनकी पत्नी है। तो ऐसे अत्याचार को कौन सी पत्नी सहन करेगी? तो यहाँ पर शकुंतला का दुष्यंत को कटु वाक्य कहना भी स्वाभाविक है।
आगे कहते हैं, सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहाया है, उसी ने परित्यक्त होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहाया है, सुनिए। अब बच्चों, जब माता सीता को प्रभु श्री राम उनका त्याग कर देते हैं, तब माता सीता भी क्रोध में आकर के कुछ कटु वचन कहती हैं प्रभु श्री राम को। देखिए वो कटु वाक्य क्या उन्होंने कहा है। वाचस्य त्वां मद्दचनात् स राजा वहनौ विशुद्धामति यत् समक्षम मां लोकवाद श्रवणादहासी श्रुतस्य तक्त्विं सदृश्यम कुलस्य। अब यहाँ देखिए बच्चों, माता सीता लक्ष्मण से कहती हैं, जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आंखों के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी। तिस पर भी लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद सुनकर तुमने मुझे छोड़ दिया। मिथ्यावाद कहने का अर्थ होता है बच्चों झूठ। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है, अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वता या महत्ता को शोभा देने वाली है? तो बच्चों देखा आप लोगों ने, अगर किसी भी स्त्री के ऊपर अन्याय होगा तो वह खुलकर के बोलेगी। यहाँ माता सीता के साथ भी अन्याय हुआ, शकुंतला के साथ भी अन्याय हुआ, जिस वजह से उन्होंने खुलकर उसका विरोध किया। तो लेखक यही कहना चाहते हैं कि अगर स्त्री हो या पुरुष, किसी के ऊपर भी अन्याय होगा तो वह खुलकर बोलेगी, उसका विरोध करेगी। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें स्त्री को शिक्षित नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं, सीता का यह संदेश कटु नहीं तो क्या मीठा है। राजा मात्र कहकर उनके पास अपना संदेश भेजा। यह उक्ति न किसी गंवार स्त्री की है, किंतु महाब्रह्म ज्ञानी राजा जनक की लड़की और मनवादी महर्षियों के धर्मशास्त्रज्ञों का ज्ञान रखने वाली रानी की है। नृपस्य वर्णाश्रम पालनम यत् स एव धर्मो मनुना प्रणीता। सीता की धर्मशास्त्रज्ञता का यह प्रमाण वहीं आगे चलकर कुछ ही दूर पर कवि ने दिया है। सीता परित्याग के कारण वाल्मीकि के समान शांत, नीतिज्ञ और क्षमाशील तपस्वी तक ने अस्तेव मन्युर्भर्ताग्रजे में कहकर रामचंद्र पर क्रोध प्रकट किया। तो बच्चों यहाँ लेखक ने यही कहा है कि अगर स्त्रियों पर अन्याय होगा तो वो उसका खुलकर विरोध करेंगी, और जो भी महान पुरुष हैं जो इन सारी चीज़ों को मानते हैं वह भी उसका विरोध करेंगे जो स्त्रियों पर अत्याचार करेगा। शकुंतला की तरह अपने परित्याग को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के विषय में कटु वाक्य कहना सर्वथा स्वाभाविक है। न यह पढ़ने लिखने का परिणाम है, न गंवारपन का और न अकुलीनता का। तो यहाँ पर लेखक ने बहुत ही बड़ी बात कही है बच्चों कि अगर सीता श्री रामचंद्र से कुछ कहती है या शकुंतला दुष्यंत से कुछ कहती है, तो इसका अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि वह पढ़ी लिखी थी तभी उसने ऐसा कहा, या वह गंवार थी तभी उसने ऐसा कहा, या वह अकुलीन थी इसीलिए उसने ऐसा कहा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई भी किसी के साथ अन्याय करेगा तो लोग उसका विरोध अवश्य करेंगे। इसीलिए हमें स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, हमें स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए, शिक्षित बनाना चाहिए। लेखक कहते हैं, पढ़ने लिखने में स्वयं कोई बात ऐसी नहीं जिससे अनर्थ हो सके। अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं। अनर्थ पुरुषों से भी होता है, अपढ़ों और पढ़े लिखों से भी होता है। अनर्थ दुराचार और पापाचार के कारण और ही होते हैं, और वे व्यक्ति विशेष का चाल चलन देखकर जाने भी जा सकते हैं। अतः स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। तो देखा बच्चों, लेखक ने क्या कहा कि पढ़ने लिखने से ही अनर्थ नहीं होता है, यह तो मिथ्या है।
लोगों के मन में यह भ्रम है कि अगर स्त्रियां पढ़े लिखेंगी तो उससे क्या होगा, पापाचार होगा, यानी पाप बढ़ेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर स्त्रियों के पढ़ने लिखने से बढ़ेगा तो पुरुषों के भी पढ़ने लिखने से बढ़ेगा। तो पढ़ाई लिखाई जो है वह इसका कारण बिल्कुल नहीं है। इसका कारण उन्होंने बताया है कि व्यक्ति विशेष यानी किसी भी व्यक्ति का चाल चलन हो सकता है। तो इसका मतलब यह नहीं कि हमें स्त्रियों को शिक्षित नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें स्त्रियों को अवश्य से पढ़ाना लिखाना चाहिए। आगे लेखक कहते हैं, जो लोग यह कहते हैं कि पुराने ज़माने में यहाँ स्त्रियाँ न पढ़ती थीं अथवा उन्हें पढ़ने की ममानियत थी, वे या तो इतिहास से अभिज्ञता नहीं रखते या जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। समाज की दृष्टि से ऐसे लोग दंडनीय हैं, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार और अपराध करना है, समाज की उन्नति में बाधा डालना है। लेखक कहते हैं, शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत है। देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है। इस कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे उस प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए। खुद पढ़ने लिखने को दोष न देना चाहिए। लड़कों ही की शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है? प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने यह राय दी कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए जाएं? आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा की प्रणाली का संशोधन कीजिए। उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए और कहाँ पर देना चाहिए, घर में या स्कूल में, इन सब बातों पर बहस कीजिए, विचार कीजिए। जी में आवे सो कीजिए, पर परमेश्वर के लिए यह न कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है। वह अनर्थकर है, वह अभिमान का उत्पादक है, वह गृह सुख का नाश करने वाला है। ऐसा कहना 16 आने मिथ्या है। तो बच्चों, इस निबंध में लेखक ने स्त्री शिक्षा के लिए लोगों को जागरूक किया है। वह कहते हैं कि शिक्षा देना अति आवश्यक है। हमें इस पर विचार करना चाहिए कि हमें उन्हें कैसे शिक्षा देना है, किस तरह का शिक्षा देना है, हमें उन्हें कहाँ शिक्षा देना है, इस पर विचार करना चाहिए, ना कि हम उन अनर्थकारी बातों पर विचार करें जिसका हमारे जीवन में कोई लेना देना नहीं है। हमें कभी भी शिक्षा को गृहनाश का कारण नहीं समझना चाहिए। तो बच्चों, हम सबको भी मिलकर के क्या करना चाहिए? स्त्री शिक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत जगह और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना नहीं चाहते। तो बच्चों, इस निबंध से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस निबंध से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें स्त्री शिक्षा के प्रति जागरूक होना चाहिए। हमें बढ़ चढ़कर उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य करना चाहिए और जितना संभव हो उतना प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारा देश तभी विकास करेगा जब हम सभी सुशिक्षित होंगे। तो बच्चों, ये निबंध यहीं समाप्त होता है। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप अपने सुझाव भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले अध्याय में। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।